Okay, hello guys, hope you are doing well. So, our today's topic is homeopathic therapeutic of peptic ulcer. वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, किसी को नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी जाएगी जहां से आप डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि पेप्टिक अल्सर के बारे में बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स है। तो सभी मेडिसिन्स में से मैंने शॉर्टलिस्ट करके 9 मेडिसिन निकाली है। 9 मेडिसिन के आज हम पेप्टिक अल्सर्स के जो इंडिकेशन है वो पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई मेडिसिन आपको लगता है कि ऐड करनी चाहिए पेप्टिक अल्सर के थेरापेटिक्स में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरे कौन से टॉपिक पे आपको थेरापेटिक्स चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहली मेडिसिन एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा ये हमारी मटर मेडिका की आई थिंक सबसे पहली मेडिसिन यही है, एबिस नाइग्रा। तो देखते हैं क्या है इसके क्लिनिकल इंडिकेशन। पावरफुल एंड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी इन वेरियस फॉर्म ऑफ डिजीज व्हेनेवर द कैरेक्टरिस्टिक स्टमक सिम्टम्स आर प्रेजेंट। मतलब कि बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारे डिजीज़ इसमें आते हैं, लेकिन हर डिजीज़ के साथ कैरेक्टरिस्टिक स्टमक सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इन डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ एज्ड विथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम ऑल्सो आफ्टर टी और टोबैको। तो आप सब लोगों को पता है कि पेप्टिक अल्सर में हाइपरक्लोरहाइड्रिया होता है और बर्निंग और वो सब होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब ट्रबल्स को डिस्पेप्टिक ट्रबल्स कहा गया है। तो डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ एज्ड विथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो आफ्टर टी और टोबैको, यानी कि टोबैको और टी लेने की जिसको हैबिट होती है रेगुलर बेसिस पे, उसको भी ये डिस्पेप्टिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको हम ये एबिस नाइग्रा दे सकते हैं। स्टमक के सिम्टम हम देखें तो पेन इन स्टमक ऑलवेज कम्स ऑन आफ्टर ईटिंग। अल्सर्स के जो पेन है उसमें बहुत अलग अलग टाइप के पेन होते हैं। किसी को जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें खाने से पहले पेन होता है, खाने से राहत मिलती है। और किसी के जो अल्सर होते हैं उसमें खाने के बाद उनको पेन स्टार्ट होता है। तो ये पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आपको पेशेंट में देखनी है जब भी कोई पेप्टिक अल्सर का केस आपके पास आए। तो यहाँ पे क्या है, पेन इन द स्टमक ऑलवेज कम्स ऑन आफ्टर ईटिंग, sensation of lump that hurts as if a hard boiled egg had lodged in cardiac end of stomach। भाई साहब, ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है। ये वाली लाइन तो आपको एबिस नाइग्रा में लिखनी ही लिखनी है। हार्ड बॉइल्ड एग हैड लॉज्ड इन कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, यानी कि हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि इस पेशेंट को कहीं ना कहीं कार्डियक एंड के आजू बाजू में अल्सर हो सकता है, जिससे उसके कार्डियक एंड में बर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोकेशन को इम्पोर्टेंस दे के मेडिसिन फाइंड आउट कीजिए, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी लोकेशन में अल्सर हो लेकिन इस टाइप के सिम्टम आप पेशेंट में आपको दिखे तो आप ये मेडिसिन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेशन ऑफ लम्प दैट हर्ट्स एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग हैड लॉज्ड इन कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, देन कंटिन्यूअल डिस्ट्रेसिंग कॉन्स्ट्रिक्शन जस्ट अबोव द पेट ऑफ स्टमक, यानी कि एपिगेस्ट्रियम के आजू बाजू कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का सेंसेशन होगा। एज इफ एवरीथिंग वेर नोटेड अप, मतलब कि गांठ मार दी है वहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का सेंसेशन हो रहा है, राइट। टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नाइट एंड नून, सो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर एपेटाइट। ऑफेंसिव ब्रीथ एंड इरेक्टेशन, तो ये इतने स्टमक के सिम्टम है। मेन इसकी जो आफ्टर ईटिंग वाला पेन है वो लिखना है और ये वाला सेंटेंस लिखना है, हार्ड बॉइल्ड एग वाला, ठीक है। बाकी तो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इरेक्टेशन है, ऑफेंसिव ब्रीथ है और एपेटाइट। एपेटाइट लॉस होती है मॉर्निंग में, ग्रेट क्रेविंग होती है नाइट एंड नून में। मोडालिटी वर्स आफ्टर ईटिंग हमने ऊपर ही देखा ये स्टमक वाले सिम्टम में, ठीक है। तो मोडालिटी अलग से आप हेडिंग करके भी लिख सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है बिस्मथ।
बिस्मथ इज़ वेरी वेल नोन रेमेडी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अफेक्शन और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी है, देख लेते हैं क्या है। क्लिनिकल इंडिकेशन, इरिटेशन एंड कैटारल इन्फ्लामेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैनाल में वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी। देखते हैं किस टाइप की इरिटेशन होती है यहाँ पे। वॉमिट्स विथ कन्वल्सिव गैगिंग एंड पेन। Water is vomited as soon as it reaches the stomach. It is very important symptom in bismuth. जब भी वो पानी पिएगा और वो पानी अगर उसके स्टमक में टच किया तो वो सीधा बाहर निकल के वोमिटेड आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिस्मथ की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी बिस्मथ का केस होगा तो उसका पेशेंट कोई भी लिक्विड, यहाँ पे तो वाटर लिखा है लेकिन कोई भी लिक्विड अगर वो लेगा तो वो सीधा बाहर निकल के आ जाएगा। अभी देखो ऐसा सेम टू सेम सिम्टम फॉस्फरस में भी है कि फॉस्फरस में ऐसा लिखा है कि वो कोल्ड वाटर पिएगा तो उससे फिर कोल्ड वाटर उसके स्टमक में जाके फिर वार्म हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो वो फॉस्फरस में है, लेकिन फॉस्फरस में क्या है, कोल्ड वाटर जब स्टमक में जाएगा और फिर वार्म होगा फिर वो वोमिटेड आउट होगा। और बिस्मथ में लिक्विड से ही प्रॉब्लम है, मतलब वो फिर ठंडा हो गर्म हो डजेंट मैटर, अगर वो वाटर अंदर गया तो वो बाहर निकल के वोमिटेड आउट हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। इरेक्टेशन आफ्टर ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंकिंग से प्रॉब्लम है। देखो ड्रिंकिंग से वॉमिटिंग भी होती है, ड्रिंकिंग से इरेक्टेशन भी होता है। वॉमिट ऑल फ्लूइड्स, मैंने बताया ना कि यहाँ पे कोई भी लिक्विड वो लेगा प्रॉब्लम होनी ही होनी है उससे। वॉमिट्स ऑल फ्लूइड्स, बर्निंग फीलिंग ऑफ लोड, मतलब कि कुछ अंदर फंसा हुआ है ऐसा उसे लगेगा, ठीक है। विल ईट फॉर सेवरल डेज देन वॉमिट, मतलब कि अगर खाना भी खाएगा तो खाता रहेगा बहुत दिनों तक, लेकिन आफ्टर ऑल जब वो लिक्विफाई होगा वो खाना तब वो वॉमिटेड आउट हो जाएगा। स्लो डाइजेशन विथ फोर्टेड इरेक्टेशन, गैस्ट्राल्जिया, पेन फ्रॉम स्टमक थ्रू द स्पाइन। बेटर कोल्ड ड्रिंक बट वॉमिटिंग व्हेन स्टमक बिकम फुल। देखो इससे अभी पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में ज़्यादातर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर मेडिसिन और हर पेप्टिक अल्सर वाला केस ऐसा होगा, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड फूड, उससे उसको थोड़ा सा आराम मिलता है क्योंकि वहाँ पे बर्निंग हो रही है, हाइपर क्लोरहाइड्रिया हो रहा है, तो इसीलिए ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक से हमेशा उसको आराम मिलेगा। एंड आगे देखते हैं क्या है उसका माइंड। सोलिट्यूड इज़ अनबियरेबल, मतलब अकेला रहना उसको पसंद नहीं आएगा, कोई ना कोई उसके साथ में चाहिए। डिज़ायर फॉर कंपनी, देखो यहाँ पे लिखा है ना कोई उसके साथ में चाहिए। कंप्लेंट्स अबाउट हिज कंडीशन, एंग्यूस एंड डिसकंटेंटेड, ठीक है। तो ये थोड़े से इसके मेंटल सिम्टम है। तो यहाँ पे क्लिनिकल इंडिकेशन पता चल गया आपको कि ये इरिटेशन, कैटारल इन्फ्लामेशन कराता है, और वॉमिटिंग जो लिक्विड की हो रही है, वाटर की हो रही है एज सुन एज इट टचेज दी स्टमक, तो ये वाला सिम्टम आपको लिखना ही लिखना है बिस्मथ में। और बाकी थोड़े बहुत सिम्टम है वो लिखने हैं, और माइंड के 2-4 सिम्टम है। मेन तो यही है कि अकेलापन नहीं पसंद है उसको, डिज़ायर फॉर कंपनी है, ठीक है। तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। देखो अभी ये जो बिस्मथ है उसका माइंड और मोडालिटी इतना क्लियर कैंट में नहीं लिखा था और दूसरी बुक्स में भी नहीं लिखा था, इसलिए इसका जो कंटेंट है वो मैंने पूरा का पूरा बोरिक में से लिया है, ठीक है। लेकिन अभी तीसरी मेडिसिन आ रही है नक्स वोमिका, जो कि पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। इसके तो बहुत सारे इंडिकेशन मैंने बुक्स में से लिए हैं, क्लिनिकल इंडिकेशन भी लिया है, और डोंट वरी कैंट में से माइंड सिम्टम और हैरिंग में से कॉन्स्टिट्यूशन भी लिया हुआ है। क्लिनिकल इंडिकेशन देख लेते हैं। साउर टेस्ट एंड नोजिया इन द मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग, राइट। तो ये तो कॉमन सिम्टम है, लिखना ही लिखना है। आफ्टर ईटिंग के बाद नोजिया, वोमिटिंग, आई थिंक पेप्टिक अल्सर की हर एक मेडिसिन में होगा। वेट एंड पेन इन द स्टमक, फ्लेचुलेंस एंड पायरोसिस। फ्लेचुलेंस इज़ इम्पोर्टेंट सिम्टम। और पीछे भी बहुत मेडिसिन आ रही है, उसमें भी 2-4 मेडिसिन में फ्लेचुलेंस है। रीज़न ऑफ स्टमक वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर, मतलब कि स्टमक में पेन होगा
और वैसे भी फ्लैचुलेंस है तो वो इतना एरिया सेंसिटिव हो जाएगा। और आप कंपेयर कर सकते हैं ब्रायोनिया और आर्सेनिक से, क्योंकि इन दोनों मेडिसिन में भी सेंसिटिवनेस है। ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग विथ मच रेचिंग। अब ये रेचिंग क्या है? रेचिंग एक नोजिया जैसा बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। रेचिंग में एक फिजिकल रिफ्लेक्स आता है जो कि इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स होता है हमारे फेरिंग्स और लेरिंग्स और जो चेस्ट वाला मसल है वहाँ से ऐसे रिफ्लेक्स आता है, तो वो नोजिया जैसी उसकी मूवमेंट हो जाती है, लेकिन वो इनवॉलंटरी होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग विथ मच रेचिंग, ravenous हंगर स्पेशली अबाउट अ डे बिफोर एन अटैक ऑफ डिस्पेप्सिया। मतलब कि डिस्पेप्सिया का अटैक आएगा उसके 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले उसकी भूख बहुत बढ़ जाएगी। रावेनियस हंगर होगी, इतना ईटिंग कर लेगा, वो ईटिंग कर लेगा और फिर दूसरे दिन हो जाएगा डिस्पेप्सिया। देन डिज़ायर फॉर स्टिम्युलेंट्स, ये तो वेरी वेल नोन है नक्सवामिका के लिए, सब उसे स्टिम्युलेंट्स पसंद है। लव्स फैट एंड टॉलरेट देम वेल, मतलब कि वो फैटी फूड, जो रिच फूड होता है ना बाहर का खाना, और ये स्टिम्युलेंट्स, ये सब उसे बहुत पसंद है। और वो उसे उसका जो स्टमक है वो उसे टॉलरेट भी अच्छे से कर लेगा, डाइजेस्ट भी कर सकता है। ये है रिवर्स ऑफ पल्साटिला, क्योंकि पल्साटिला का जो मेन एग्रावेशन है वही फैट फूड से है, वही रिच फूड से है, तो ये उल्टा है। पल्साटिला बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन नक्सवामिका पेशेंट को तो ये बहुत पसंद होगा। ठीक है, अभी देखते हैं माइंड। ओवर सेंसिटिवनेस, इरिटेबल सेंसिटिव कंडीशन। ओवर सेंसिटिवनेस इस और इरिटेबिलिटी, ये दोनों वर्ड मतलब एकदम मार्क्ड है नक्सवामिका के पेशेंट में। दे आर नेवर सेटिस्फाइड, डिस्टर्ब्ड बाय देयर सराउंडिंग, मतलब कि वो उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी कामयाबी वो कर ले, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होगा कभी भी, और अपने सराउंडिंग से डिस्टर्ब रहेगा, मतलब अपने आसपास के लोगों से, अपने एनवायरनमेंट से हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है, और फिर सबको स्कोल्ड करता है, सबके मिस्टेक्स निकालता रहता है, बस यही काम है उसका। बिकम इरिटेबल, वांट टू टीयर, थिंग टू स्कोल्ड। देखो यहाँ पे भी लिखा है अनकंट्रोलेबल स्टेट ऑफ इरिटेबिलिटी, इतनी इरिटेबिलिटी उसके अंदर भरी पड़ी है, वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। अनदर स्टेट ऑफ नक्स व्हेन स्टमक इज सिक, इट विल एम्प्टी इट। देखो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है कैंट ने। यही मतलब कैंट मटेरिया मेडिका की खास बात है कि कैंट हमेशा सिम्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से सिम्टम प्रोड्यूस होता है और आगे किस तरह से वो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये मेंटल और गैस्ट्रिक सिम्टम कैसे एक दूसरे के साथ उन्होंने कनेक्ट किए हैं। अनदर स्टेट ऑफ नक्स व्हेन स्टमक इज सिक, इट विल एम्प्टी इट्स कंटेंट विथ नो ग्रेट इफोर्ट ऑर्डिनरीली। मतलब कि देखो यहाँ पे ये लिखा है कि जनरली नक्स में क्या, नक्स में एक ऑपोजिट सिम्टम है। मैं आपको आराम से समझाती हूँ। देखो, व्हेन स्टमक इज सिक इट विल एम्प्टी इट्स कंटेंट विथ नो ग्रेट इफोर्ट ऑर्डिनरीली, मतलब कि अगर हम किसी भी ऑर्डिनरी पेशेंट को देखेंगे तो उसमें अगर स्टमक की प्रॉब्लम होती है तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, जो भी हमने फूड कंटेंट, जो भी खाना खाया है, पानी पिया है, तो वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा और डायरिया के ज़रिए वो निकल जाएगा। मतलब कि किसी को भी अगर स्टमक प्रॉब्लम होगी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम होगी तो उसका जो फूड कंटेंट है वो ऐसे ही ज़्यादा एफर्ट के बिना बाहर निकल जाएगा डायरिया के रूप में, या फिर बहुत बार बार उसको स्टूल पास करना पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये ऑर्डिनरी पेशेंट की बात है। बट नक्सवामिका के पेशेंट में क्या है? बट इन नक्स देर इज़ रेचिंग एंड स्ट्रेनिंग एज इफ द एक्शन वेर गोइंग रॉन्ग वे, as if it would force the abdomen open. A reversed action, retches, gags, strains, and after prolonged effort, he finally empties his stomach. मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल पेशेंट में अगर कोई स्टमक की प्रॉब्लम होगी तो उसके जो फूड कंटेंट्स है वो
ऐसे ही कुछ एफर्ट के बिना ही डायरिया के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर नक्स का पेशेंट होगा तो उसमें रिवर्स एक्शन होगी। उसको अगर कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम होगी, कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम होगी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा। मतलब कि उसको हमने पढ़ा है ना, दुबे वाली बुक में तो ये सिम्टम लिखा हुआ है बार बार कि फ्रिक्वेंट इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल। तो इनफेक्चुअल क्यों होता है? क्योंकि उसको बार बार स्ट्रेन करना पड़ता है, उसके फूड कंटेंट पास ही नहीं हो पाते हैं। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए चेस्ट में, इसोफेगस में और फेरिंक्स में, वहाँ पे भी रेचिंग हो रही है, गैगिंग हो रही है। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्ट्रेनिंग हो रही है, एक टाइप का ग्रेट इफोर्ट हो रहा है। तो ये रिवर्स है नक्स वोमिका में ऑर्डिनरी पेशेंट से। ऑर्डिनरी पेशेंट में जब भी कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम होगी तो मोस्टली एब्जॉर्प्शन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए डायरिया हो जाएगा उसे। लेकिन अगर नक्स के पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे भैया कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी और स्ट्रेनिंग ही स्ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, तो ये सिम्टम कैंट ने समझाया है हमें। ठीक है, एक बार वापस से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अनदर स्टेट ऑफ नक्स व्हेन स्टमक इज सिक इट विल एम्प्टी इट्स कंटेंट विथ नो ग्रेट इफोर्ट ऑर्डिनरीली, बट इन नक्स there is retching and straining as if the action were going wrong way, as if it would force the abdomen open. A reversed action retches and strains, and after prolonged effort he finally empties the stomach. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो नर्वस, मेलनकोलिक पीपल, ट्रबल्ड विथ इंडाइजेशन। नक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन हमेशा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। और नर्वस टाइप का पर्सन है क्योंकि हमने माइंड में भी देखा कि वो ओवर सेंसिटिव टाइप का पर्सन है। ठीक है, वेनस कॉन्स्टिट्यूशन विथ टेंडेंसी टू हेमरोइड्स। अभी देखो उसकी वेनस सिस्टम में भी कंजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, तो हेमरोइड्स की हिस्ट्री भी होगी। सूट्स थिन इरिटेबल कोलेरिक पर्सन विथ डार्क हेयर हु मेक्स ग्रेट मेंटल एक्सर्शन और लीड अ सेडेंट्री लाइफ। मतलब कि जो इरिटेबल टाइप का पर्सन होगा, कोलेरिक पर्सन होगा और मेंटल एक्सर्शन उसकी लाइफ में बहुत होगा। फिज़िकली वो सेडेंट्री लाइफ जीता होगा लेकिन मेंटल लेवल पे वो बहुत सारा एक्सर्शन करेगा, बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि उसको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ हासिल करना है। वो एम्बिशियस टाइप का पर्सन है इसलिए। एंड ड्रग्ड सब्जेक्ट मीन्स कि जो ड्रग्ड पर्सन होते हैं, स्टिमुलेंट्स लेते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, राइट, उसको बहुत सारी हैबिट होती है स्टिमुलेंट्स की। मोडालिटीज़ देखें तो एग्रावेशन मॉर्निंग एट 4 AM, मेंटल एक्सर्शन आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग, टच, नोइज, चार, एंगर, स्पाइसीज एंड कोल्ड एयर। नक्स वोमिका जल्दी रेमेडी है तो कोल्ड एयर से तो एग्रेवेशन होगा ही, और ओवर सेंसिटिवनेस है उसमें तो टच, नॉइस, चार, ये सब से भी एग्रेवेशन होगा। और मॉर्निंग में भी उसको एग्रेवेशन होता है और उसके साथ साथ उसे मतलब वो नींद में से उठ जाता है क्योंकि उसको बैक पेन होता है। ये एक सिम्टम है, आप पढ़ना बुक में से तो आपको पता चलेगा। तो उसके साथ साथ दूसरे जो सिम्टम्स है वो भी मॉर्निंग में एग्रेवेट होंगे अराउंड 4 PM। ठीक है, एमेलियोरेशन देखें तो इन इवनिंग वाइल एट रेस्ट, लाइंग डाउन एंड इन डैम्प वेट वेदर। अभी डैम्प वेट वेदर का एमेलियोरेशन है वो एक कॉस्टिकम मेडिसिन में भी लिखा हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ख़त्म हो गई हमारी नक्स वोमिका। ठीक है, फोर्थ मेडिसिन इज़ लाइकोपोडियम। क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है? डिस्पेप्सिया ड्यू टू फेरिनेशियस एंड फर्मेंटेबल फूड, कैबेज, बीन्स एक्सेट्रा। अब डिस्पेप्सिया मतलब फर्मेंटेबल फूड, जो भी फूड इतना ताज़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ उसने फूड खा लिया, कैबेज या बीन्स ले लिए, तो उससे उसको डिस्पेप्सिया हो जाएगा। ईटिंग इवर सो लिटल क्रिएट्स फुलनेस, मतलब कि उसको हंगर बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा खाएगा और उसको फुलनेस हो जाएगा एब्डोमेन में। फूड टेस्ट सावर इरेक्टेशन, कैन नॉट ईट ओयस्टर्स, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कैन नॉट ईट ओयस्टर्स। ये आई थिंक लाइकोपोडियम के अलावा कोई और मेडिसिन में बहुत रेयरली होगा, मट रेमेडिका में, तो ये एक लिखना है आपको। एंड रोलिंग ऑफ फ्लैचुलेंस, देखो अभी
थोड़ा सा फूड खाता है और उसको फुलनेस हो जाती है, तो फ्लैचुलेंस तो होगा ही होगा। फ्लैचुलेंस की दूसरी मेडिसिन है चाइना कार्बोवेज और कल्केरिया काब। देखो चाइना कार्बोवेज और ये लाइकोपोडियम, ये तो तीनों ट्रायो ही है फ्लैचुलेंस का, राइट। और कल्केरिया काब में भी दिया हुआ है। वैक्स एट नाइट फीलिंग हंग्री, इनकम्प्लीट बर्निंग इरेक्टेशन राइज ओनली टू फेरिंग्स देर बर्न्स फॉर आवर्स। मतलब कि हमें कभी कभी होता है ना कि हमें कोई इरेक्टेशन आने वाला होता है, लेकिन पूरा का पूरा वो बाहर निकल नहीं पाता है, वो गले तक रह जाता है और फिर वहाँ हमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे लाइकोपोडियम में है। लाइक्स टू टेक फूड एंड ड्रिंक हॉट, सिंकिंग सेंसेशन वर्स नाइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक्स टू टेक फूड एंड ड्रिंक्स हॉट। आगे हमने बिस्मथ में बात की थी कि उसको कोल्ड से अच्छा लगेगा, और मैंने कहा भी था कि मोस्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट कोल्ड से एमेलियोरेट होते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन में फूड एंड ड्रिंक अगर हॉट लेंगे तो भी उसे पसंद आएगा। तो यही है लाइकोपोडियम, ठीक है। माइंड की बात करें तो वेल नोन रेमेडी है ये माइंड में, अंडर कॉन्फिडेंट रेमेडी। ही इज़ टायर्ड स्टेट ऑफ माइंड, थका हुआ है वो, मतलब उसको अब लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्रोनिक फटीग, फॉरगेटफुलनेस, एवर्जन टू अंडरटेकिंग एनीथिंग न्यू, एवर्जन टू अपीयरिंग इन एनी न्यू रोल मतलब कि उसको कोई अगर न्यू वर्क दिया जाए, कोई नया काम दिया जाए, कोई मेंटल टास्क दिया जाए, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उसे कर सके। उसमें एबिलिटी ज़रूर है, वो बहुत होशियार है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको ऐसा फियर है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए उसको एवर्जन है कोई भी नया काम या नया रोल उसकी लाइफ में उसे निभाना हो तो। एवर्जन टू हिज ओन वर्क, कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग ड्रेड ऑफ अपियरिंग इन पब्लिक कम्स ऑन। मतलब पब्लिक के सामने कुछ भी अपनी बारे में रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो है ही अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। और ऐसी एक और रेमेडी है सिलीशिया। दिस इज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑल्सो ऑफ सिलीशिया। नो मेडिसिन हैव दिस फियर सो मार्क्ड एज दिस टू। मतलब कि ये दोनों मेडिसिन में जितना ये फीचर है ना अंडर कॉन्फिडेंट वाला, वो दूसरी कोई मेडिसिन में इतनी इंटेंसिटी वाला नहीं है। होगा, बहुत सारे मेडिसिन में होगा, लेकिन सिलीशिया और लाइकोपोडियम में जितना है उतनी इंटेंसिटी वाला दूसरी मेडिसिन में नहीं है, ऐसा कैंट ने लिखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन है, सूटेबल फॉर ओल्ड वुमन एंड चिल्ड्रन, पर्सन ऑफ कीन इंटेलेक्ट बट फीबल मस्कुलर डेवलपमेंट। मैंने बताया ना कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो पर्सन ऑफ कीन इंटेलेक्ट मतलब कि मेंटली वो बहुत ज़्यादा ऐसा होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन मस्कुलर डेवलपमेंट, फिजिकली उसका डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज़ वेस्टेड, लोअर पार्ट इज़ सेमी ड्रप्सिकल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपर पार्ट की बॉडी पतली होगी और लोअर पार्ट की बॉडी सेमी ड्रप्सिकल होगी। लिथिक एसिड डायथेसिस, ठीक है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। मोडालिटी देखें तो एग्रावेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्रावेशन है। नियरली ऑल डिजीज़ फ्रॉम 4 to 8 PM, 4 से 8 PM में एग्रावेशन होना ही होना है। किसी भी कंडीशन के थेराप्यूटिक्स में लाइकोपोडियम हो, ये एग्रावेशन तो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। और कौन सी मेडिसिन है जिसका 4 से 8 में एग्रावेशन होता है? हेलाबोरस। और 2 ऐसी मेडिसिन है जिसका 4 से 9 PM में एग्रावेशन हो रहा है, तो वो है कोल्चिकम एंड मैकफोस। आप मटेरिया मेडिका की बुक खोलिए और कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए ये एग्रावेशंस को, ठीक है। एमेलियोरेशन है वार्म फूड एंड वार्म ड्रिंक फ्रॉम अनकवरिंग द हेड, लूजनिंग द गारमेंट्स। देखो यहाँ पे हमने आगे भी देखा था ना, उसको वार्म फूड वार्म ड्रिंक्स लेना अच्छा लगता है, तो उससे एमेलियोरेशन होता है अनकवरिंग द हेड एंड लूजनिंग द गारमेंट्स, क्योंकि उसमें फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है, तो इतने टाइट गारमेंट्स वो पहनेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ख़त्म करी है लाइकोपोडियम। अभी मेडिसिन आ रही है आर्जेंटम नाइट्रिकम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, और इसमें देखो ये पहला वर्ड क्या लिखा है, बेल्चिंग। बेल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम में
कोई भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट हो और उसमें बेल्चिंग ना हो ऐसा बन ही नहीं सकता। तो बेल्चिंग अकम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट। नोजिया, रेचिंग, वोमिटिंग ऑफ ग्लेरी म्यूकस, फ्लूचुलेंस, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पेट। देखो अभी इतनी पेनफुल स्वेलिंग और फ्लूचुलेंस होगा, इसीलिए तो उसको इतनी सारी बेल्चिंग हो रही है। पेनफुल स्पॉट ओवर स्टमक दैट रेडिएट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन, मतलब एक स्पॉट में पेन स्टार्ट होगा और वो पूरे के पूरे एब्डोमेन में वो पेन स्प्रेड होगा। ग्नोइंग अल्सरेटिंग पेन, देखो यहाँ पे तो पूरा अल्सर का वर्ड ही यूज़ कर दिया है बोरिक ने। अल्सर हो जाए और उसमें से कैसा पेन हो वैसा पेन होता है। ग्रेट क्रेविंग फॉर स्वीट, अब ये हमें सल्फ़र में भी मिलता है लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी ये वाला सिम्टम है। गैस्ट्राइटिस ऑफ ड्रंकार्ड्स, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत है उसमें बार बार गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होगी तो फिर एवेंचुअली उसको पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं। अल्सरेटिव पेन इन लेफ्ट साइड अंडर रिब्स, लेफ्ट साइड में रिब्स के अंदर अल्सरेटिव पेन होगा। अल्सरेशन ऑफ स्टमक विथ रेडिएटिंग पेन, अब कौन सा रेडिएटिंग पेन, हमने आगे देखा ना कि एक पेनफुल स्पॉट होता है और वो रेडिएट करता है पूरे एब्डोमेन में, तो अल्सरेशन ऑफ स्टमक में भी ये वाला पेन ही होगा। डिज़ायर फॉर चीज़ एंड सॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बेल्चिंग वाला वर्ड ज़रूर यूज़ करना। आर्जेंटम नाइट्रिकम में पहले ही सबसे पहले बेल्चिंग यूज़ करना, ठीक है। माइंड का सिम्टम देखें तो सबसे पहले सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी इज़ इंटेलेक्चुअल फीचर्स प्रीडोमिनेंट, मतलब कि देखो माइंड में कैंट हमेशा सेक्शंस करके लिखते हैं। कोई मेडिसिन में इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे उसको डिज़ायर या फिर लव हेट वो सब चलता रहता है, इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम होती है इन शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब कि उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग होगी, उसकी जो मेमोरी पावर होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल वाले सिम्टम अभी आप सोच सकते हो कौन कौन से आएंगे, देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस इन मेमोरी, डिस्टर्बेंस ऑफ रीज़न, मतलब कि उसमें एक्सप्लेन करने की जो एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, वो नहीं होगी। ही बिकम्स मोस्ट इरेशनल इन हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज एक्शन, मतलब कि वो क्या करता है, फिर उसने ऐसा क्यों किया, उसका कुछ उसके पास लॉजिकल आंसर नहीं होगा, इरेशनल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होती है इसमें। ही इज़ इरेशनल एंड डज स्ट्रेंज थिंग्स एंड कम्स टू स्ट्रेंज कंक्लूजन। फुलिश थिंग, मतलब वो एकदम, अभी जिसके माइंड में लॉजिक का ही लोचा है वो तो फुलिश थिंग ही करेगा ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक्सट्रीमली एंशियस एंड दिस पुट्स हिम इन अ हरी, ये भी इम्पोर्टेंट सिम्टम है। हरीडनेस, हर काम को, मतलब उसके माइंड में शांति ही नहीं है, हर काम को भागता दौड़ता करता रहेगा। एक्सट्रीमली एंशियस एंड दिस पुट्स हिम इन अ हरी एंड इन अ फिजेटी एंड ही गोज़ आउट एंड वॉक्स, मतलब कि एनजाइटी होगी, एनजाइटी से हरीडनेस आएगी और फिर वो चलता ही रहेगा। कुछ भी बातों का मतलब वो ऐसे एनजाइटी लेकर कि अब क्या होगा ऐसे कर करके, होता है ना कुछ लोग जो ऐसे चलते ही रहते हैं रूम में, गोल गोल घूमते रहते हैं चलते चलते, कोई बात पे एनजाइटी होती है तो, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्टेट है आर्जेंटम नाइट्रिकम के। द फास्टर ही वॉक्स द फास्टर ही थिंक्स ही मस्ट वॉक्स एंड ही वॉक्स टिल फटिग, मतलब कि जितना ज़्यादा वो फास्ट चलेगा उतना ज़्यादा वो ओवर थिंक करेगा, उतना ज़्यादा वो वापस चलेगा और फिर लास्ट में थक जाएगा, मतलब तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो फटिग की स्टेट में ना पहुंच जाए। तो ये पूरी की पूरी माइंड की पैथोलॉजी हमने देखी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, ठीक है। मेमोरी और लॉजिक में लोचा है इसका, फिर एंशियसनेस एंड हर्डनेस वाला लिखना है, वॉकिंग वाला सिम्टम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो मोस्ट सुटेबल टू ऑफ कोर्स हिस्टेरिक और नर्वस पर्सन। नर्वसनेस, कैसी नर्वसनेस है हमने माइंड में देख ही ली। कैचेक्टिक स्टेट विथ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्क्राउनी फीबल ड्राइड लुकिंग वुमन, मतलब कि जो ऐसे पतले पतले होते हैं, माल नरिश्ड टाइप के होते हैं, रूखे सूखे मुंह वाले होते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इन लो डोजेस, ये वाला सिम्टम भी हेरिंग में लिखा है कि इन लो डोजेज इट कोरिस्पोंड टू द कार्बोनाइट्रोजिनोइड
like sulfur and cuprum. In higher it correspond to the hydrogenate constitution. लो डोजेज में अगर ये मेडिसिन हम देंगे तो ये कार्बोनाइट्रोजेनेट कॉन्स्टिट्यूशन में फिट बैठ सकती है, जैसे कि सल्फ़र और क्यूप्रम फिट बैठती है। और हाई डोज में हम देंगे तो हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो, ये ग्रोवल के 3 कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, ऑक्सीजनोइड, हाइड्रोजनोइड, कार्बोनाइट्रोजनोइड। हाइड्रोजनोइड मतलब कि उसको ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम है, वाटर जगह जगह पे इफ्यूजन हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम है। और कार्बोनाइट्रोजनोइड में एसिमिलेशन और न्यूट्रिशन ये सारी प्रॉब्लम होगी, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये एक अलग टॉपिक है, कभी सेपरेट वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा है कि अगर लो डोज में देंगे तो कार्बोनाइट्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा वर्क करेगी, और हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन में देना है तो हायर डोज में दे सकते हैं। मोडालिटी कौन सी है? एग्रावेशन, कोल्ड फूड, कोल्ड एयर। आर्जेंटम नाइट्रिकम इज़ अ चिली रेमेडी, ठीक है। तो कोल्ड फूड, कोल्ड एयर, ईटिंग शुगर, आइसक्रीम, अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन। देखो ये इम्पोर्टेंट है, अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन एंड कोल्ड वाला सिम्टम भी इम्पोर्टेंट है। एम्यूलेशन, ओपन एयर, क्रेव्स वाइंड ब्लोइंग इन हिज फेस, मतलब कि उसको वाइंड पसंद है लेकिन कोल्ड एयर नहीं। कोल्ड एयर से एग्रेवेशन होगा लेकिन वाइंड और ओपन एयर उसको अच्छा लगेगा। देन द 6th मेडिसिन इज़ कालीबाइक्रोमिकम। इसके भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशंस है, देखते हैं क्या है। वीडियो आई थिंक आप लोगों को लंबी लग रही होगी और आई थिंक बोर भी हो रहा होगा, लेकिन पेप्टिक अल्सर में बहुत सारे मेडिसिन है, इसके बाद भी बहुत सारे मेडिसिन अभी भी बच गई है। किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन और अगर आपको वीडियो बोरिंग लगे तो आप टुकड़ा टुकड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन आई इंसिस्ट कि आप पेप्टिक अल्सर्स की पूरे थेराप्यूटिक्स पढ़े। नोट्स में से भी आप पढ़ सकते हैं अगर मेरा टीचिंग बोरिंग लगता है तो, लेकिन मुझे पसंद आता है तो इसलिए आज हम देख लेते हैं। कालीबाइक्रोमिकम क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है? नोजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर बियर, लोड इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। ईटिंग के बाद उसको लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो हर मेडिसिन में हमें दिखते हैं, जैसे कि फ्लैचुलेंस वाला, नोजिया वॉमिटिंग वाला, ये जो पेट में हैवीनेस रहता है। लेकिन हर मेडिसिन में हर सिम्टम सेम इंटेंसिटी वाला नहीं होता है, कुछ में कुछ इंटेंसिटी होती है, कुछ मेडिसिन में कुछ इंटेंसिटी होती है। तो ये जो मट्रे मेडिका है ये सारा इंटेंसिटी का खेल है और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का खेल है। तो हमें समझना होगा कि कौन से मेडिसिन में कौन सा सिम्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या सिम्टम है? फील्स एज इफ डाइजेशन हैज़ स्टॉप्ड, डायलेटेशन ऑफ स्टमक। ये देखो अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम आ रहा है, राउंड अल्सर ऑफ स्टमक। ये एक एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। कालीबाइक्रोमिकम में सिफिलिस मायाजम का जिक्र किया है अलग अलग बुक्स में, कैंट ने भी किया है और बोरिक ने भी लिखा है। सिफिलिटिक अल्सर, राउंड अल्सर होंगे, ठीक है। स्टिचेस इन द रीजन ऑफ लीवर एंड स्प्लेन एंड थ्रू द स्पाइन, मतलब कि काली ग्रुप अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हर काली वाली मेडिसिन में स्टिचिंग पेन होता ही होता है, फिर वो कालिकाब हो, कालीबाइक्रोमिकम हो, कालीम्यूरेटिकम हो, डजेंट मैटर। तो स्टिचिंग वाला तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। गैस्ट्रिक सिम्टम आर रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग एंड द रूमेटिक सिम्टम रीअपियर। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है भाई साहब। देखो मैंने कहा था ना कि 2-4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं जो हमें मेडिसिन में लिखने हैं और बाकी सारे कॉमन सिम्टम लिखने होते हैं। तो कॉमन सिम्टम तो आप लोग लिखा होगा, ये नोजिया, वॉमिटिंग और लोडिंग, डायलेटेशन ऑफ स्टमक, ये वाला। लेकिन ये सिम्टम आना चाहिए, अल्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड रूमेटिक कंप्लेंट्स। उसकी गैस्ट्रिक एंड रूमेटिक कंप्लेंट हमेशा अल्टर होगी। अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट में एमिलियोरेशन है तो रूमेटिक कंप्लेंट बढ़ जाएगी, रूमेटिक में एमिलियोरेशन है तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट बढ़ सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कालीबाइक्रोमिकम। अब देखो भाई साहब ये क्या लिखा है, अल्सरेशन, और वो भी कैंट की बुक में से। अल्सरेशन तो यार पैथोलॉजिकल सिम्टम लगता है, क्लिनिकल सिम्टम लगता है, तो हम कैंट की बुक में से ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कैंट ने यही लिखा हुआ है। कैंट में कालीबाइक्रोमिकम का मेंटल सिम्टम इतना मार्क्ड नहीं लिखा है।
हमको तो ऐसा ही लगता है कि भाई कैंट तो सिर्फ मेंटल सिम्टम पे ही फोकस करते हैं, हर मेडिसिन में मेंटल सिम्टम के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है माय फ्रेंड्स। कैंट ने हर एक सिम्टम को इम्पोर्टेंस दिया है। फिर मेडिसिन में कोई भी सिम्टम हो, वो ऐसे प्रिजुडाइज नहीं है कि वो हर एक मेडिसिन में मेंटल ही देखेंगे। अगर किसी मेडिसिन में फिज़िकल इम्पोर्टेंट है तो फिज़िकल देखेंगे, किसी मेडिसिन में मेंटल इम्पोर्टेंट है तो वो मेंटल देंगे, ठीक है। कैंट हर एक मेडिसिन में जो सिम्टम होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके हमें समझाते हैं, इसलिए उनकी बुक में जो मेडिसिन होगी वो लंबी लंबी लिखी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक मेडिसिन में, मान लो अगर कीनोट की बुक में 10 सिम्टम लिखे हैं और कैंट ने 100 सिम्टम लिख डाले, ऐसा नहीं है। कीनोट में अगर 10 सिम्टम लिखे हैं तो कैंट में वो 10 सिम्टम क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, कैसे आते हैं, वो एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है। फिर वो मेडिसिन के कोई भी सिम्टम हो सकते हैं। तो इसीलिए आज से ये मानना बंद कर दो कि कैंट ने सिर्फ मेंटल सिम्टम पे फोकस किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग 2-4 मेडिसिन देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो एक जनरल बात थी। हम बैक टू टॉपिक वापस आते हैं, देखते हैं कालीबाइक्रोमिकम के अल्सरेशन के बारे में कैंट ने एक्सप्लेन क्या किया है, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस रेमेडी, इट्स अल्सर आर डीप। देखो हमने यहाँ पे देख लिया वर्ड कि राउंड अल्सरेशन ऑफ स्टमक, यही कैंट मटेरिया मेडिका की खासियत है कि बाकी मटेरिया मेडिका में वर्ड्स लिख देते हैं कि चलो ये सिम्टम है, अल्सर वाला सिम्टम है, राउंड अल्सर वाला सिम्टम है, लेकिन एक्चुअली में डीपर लेवल पे एक्सप्लेन कैंट मटेरिया मेडिका में ज़्यादा किया होता है। फिज़िकल सिम्टम भी उन्होंने उतने ही डीपर लेवल में एक्सप्लेन किए हैं जितने मेंटल किए हैं, बस आप पढ़ते नहीं हो ना इसलिए, ठीक है। अल्सरेशन, इट इज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस रेमेडी, इट्स अल्सर आर डीप एंड सेड टू बी एज इफ पंच्ड आउट एंड आर वेरी रेड। डीप अल्सर, अभी सिफिलिटिक अल्सर होंगे वो डीप अल्सर होंगे। एक होते हैं सोरिक मायाज़म के अल्सर और एक होते हैं सिफिलिटिक मायाज़म के अल्सर, वो भी एक अपने आप में अलग टॉपिक है। लेकिन इतना अभी याद रख लो कि अल्सर्स जो होते हैं वो सिफिलिटिक मायाज़म में डीप होंगे, तो डीप अल्सर है और उसकी आजू बाजू की जो मार्जिन होगी वो पंच्ड आउट होगी और रेड होगी। सिफिलिटिक कंडीशन हैव बीन क्योर्ड इन द मोस्ट एडवांस्ड स्टेजेस। इट हैज़ द शार्प कटिंग स्टिचिंग पेन लाइक कालिकाब, मतलब यही बोल रहे हैं कि कालिकाब में कैसे स्टिचिंग पेन है वैसे स्टिचिंग पेन यहाँ पे भी है। इट हैज़ वन फीचर क्वाइट इट्स ओन, वेरी सीवियर पेन इन स्मॉल स्पॉट। मतलब कि देखो उन्होंने ये तो बता दिया कि कालिकाब जैसे ही स्टिचिंग पेन है, लेकिन इम्पोर्टेंट काली बीच का क्या सिम्टम है इम्पोर्टेंट, कि पेन स्टिचिंग तो होगा लेकिन इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पेन इन स्मॉल स्पॉट्स दैट कुड बी कवर्ड बाय एंड ऑफ थंब। मतलब कि ऐसे स्मॉल जगह पे, ऐसे स्मॉल स्पॉट पे पेन होगा, स्टिचिंग वाला ही होगा लेकिन स्मॉल स्पॉट पे होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने अल्सरेशन और उसके पेन के बारे में डिस्क्राइब किया है। कॉन्स्टिट्यूशन, फेट लाइट हेड पर्सन हु सफ़र फ्रॉम कैटारल, सिफिलिटिक और स्क्रोफिलस अफेक्शन। सिफिलिटिक अफेक्शन तो अभी हमने देख लिए हैं। कैटारल मीन्स कालीबाइक्रोमिकम में कैटारल कंडीशन होती है और उसमें सिक्रीशंस कैसे होते हैं पता है आपको, थिक स्ट्रिंजी रोपी लाइक, आप लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैटारल वाला, सिफिलिटिक और स्क्रोफिलस अफेक्शन। फेट चबी शॉर्ट नेक्ड चिल्ड्रन होते हैं ना कुछ बच्चों के, अपने छोटे बच्चों के अगर फ़ोटो देखोगे तो उनकी नेक बहुत कम दिखती है क्योंकि वो एकदम फैटी हो जाते हैं। डिस्पोज्ड टू क्रूपस इन्फ्लामेशन, डिस्पेप्टिक बियर ड्रिंकर्स, शूटेड टू पर्सन सब्जेक्ट टू कैटार ऑफ म्यूकस सर्फेसिस। ये कैटार बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, म्यूकस सर्फेसिस में वो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती है मेडिसिन, और मैंने अभी बताया ना डिस्चार्ज, वो वाले डिस्चार्ज उसके होते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है। बाकी तो हमने पेप्टिक अल्सर के बारे में देख लिया है, काली बीज का क्या सिम्टम है, ठीक है। मोडालिटी देखें तो एग्रावेशन एलन और बोरिक दोनों में से ली है। हीट ऑफ समर, हॉट वेदर, डियर मॉर्निंग एंड अनड्रेसिंग, ठीक है। तो इससे इसको एग्रावेशन होगा।
सातवीं मेडिसिन है रोबिनिया। ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, इतनी वेल नोन मेडिसिन पॉलीक्रेस मेडिसिन नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर मेडिसिन पेप्टिक अल्सर के बारे में है, कभी कभी शॉर्ट नोट में आ सकती है तो देख लेते हैं। छोटी सी मेडिसिन है। क्लिनिकल इंडिकेशन है द रेमेडी फॉर हाइपर क्लोरहाइड्रिया। ऑफकोर्स HCl सिक्रीशन ज़्यादा होगा, इसीलिए स्टमक में अल्सर की प्रॉब्लम होगी। इट इन केसेस वेयर अल्ब्यूमिनोइड डाइजेशन इज़ टू रैपिड एंड स्टार्च डाइजेशन इज़ परवर्टेड। आपको अगर कोई अलग सिम्टम याद रखना है रोबिनिया में तो ये सबसे अलग सिम्टम है। अल्ब्यूमिनोइड डाइजेशन मतलब प्रोटीन का डाइजेशन रैपिड हो जाएगा जब भी ये स्टमक की प्रॉब्लम होगी, तब प्रोटीन का डाइजेशन रैपिड हो जाएगा और स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन परवर्टेड मतलब कि डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। द गैस्ट्रिक सिम्टम विद द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एसिडिटी आर गाइडिंग। एसिडिटी आगे ही हमने एक वर्ड देखा ना, हाइपर क्लोरहाइड्रिया, तो प्रोनाउंस्ड एसिडिटी होगी। द एसिडिटी ऑफ रोबिनिया इज अकम्पनीड बाय फ्रंटल हेडेक, इंटेंसली एक्रिड इरेक्टेशन। इतनी एसिडिटी होगी मतलब कि उसको हेडेक चालू हो जाएगा। देन क्या लिखा है, एक्रिड ग्रीनिश वॉमिटिंग, कोलिक एंड फ्लैचुलेंस, नाइटली बर्निंग पेन इन स्टमक एंड कॉन्स्टिपेशन विथ अर्जेंट डिज़ायर। डिज़ायर एकदम अर्जेंट होगा, कॉन्स्टिपेशन है फिर भी। और एक मेडिसिन हमने देखी जहाँ पे इनफेक्चुअल डिज़ायर है, वो बहुत ट्राई करता है। कौन सी मेडिसिन? नक्सोमिका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिपेशन विथ अर्जेंट डिज़ायर, ठीक है। तो ये छोटी सी मेडिसिन थी। और हाँ, लास्ट ये लिखा है एसिडिटी ऑफ चिल्ड्रन। एसिडिटी वाला 2-4 वर्ड्स आएगा, हाइपर क्लोरहाइड्रिया, एसिडिटी, ये सब प्रोनाउंस्ड है इसमें। रोबिनिया छोटी सी मेडिसिन है, ठीक है। देन 8वीं मेडिसिन, अभी सिर्फ 2 मेडिसिन बाकी है, फॉस्फोरस और उसके बाद की लास्ट मेडिसिन है आर्सेनिक आल्ब, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फॉस्फोरस क्या है? वॉमिटिंग, बेल्चिंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाइंड आफ्टर ईटिंग, थ्रोज अप इंजेस्टा बाय माउथफुल। अब देखो, ये वाला सिम्टम हमने बिस्मथ में भी देखा था, लेकिन बिस्मथ में प्रॉब्लम थी लिक्विड से। कोई भी लिक्विड अगर अंदर उसको टच करेगा वो सीधा थ्रो बाहर हो जाएगा। अगर वो खाना भी खाएगा तो थोड़े टाइम के तक अच्छा रहेगा, लेकिन फिर जब वो लिक्विड हो जाएगा तो फिर वो बाहर निकल जाएगा। फॉस्फोरस में भी ये है, लेकिन फॉस्फोरस में प्रॉब्लम है गर्म वस्तु, गर्म चीज़ों से। देखते हैं आगे लिखा होगा यहाँ, थ्रोज अप इंजेस्टा बाय माउथ फुल, वाटर इज थ्रोन अप एज सोन एज इट गेट्स वार्म इन द स्टमक, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिस्मथ में और फॉस्फोरस में, अच्छे से याद कर लेना। पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग, कार्डियक ओपनिंग सिम्स कॉन्ट्रैक्टेड टू नैरो। अब देखो, पेप्टिक अल्सर अगर आपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ा होगा या फिर सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि बार बार अगर पेप्टिक अल्सर हो गया ना तो फिर वो जगह पे फाइब्रोसिस हो जाता है और नैरोइंग हो जाता है। तो इससे फिर नोजिया वोमिटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, जो फूड कंटेंट है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इस तरफ की प्रॉब्लम इसमें भी है। कार्डियक ओपनिंग सिम्स कॉन्ट्रैक्टेड टू नैरो, मतलब कि उसकी ओपनिंग एकदम नैरो हो गई है, ठीक है। देखो, ये बोरिक की रेमेडिका में से हम सिम्टम पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं पैथोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं सिर्फ पैथोलॉजिकल नॉलेज पे फोकस करती हूँ, ठीक है। थेरापेटिक्स में हमें सब एस्पेक्ट में लिखना है, क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से भी लिखना है और मेंटल सिम्टम भी देखने हैं। प्रिजुडिज्म किसी तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या है, पेन इन स्टमक रिलीव्ड बाय कोल्ड फूड एंड आइसिस। कोल्ड फूड, कोल्ड से उसको बहुत मज़ा आएगा, और जैसे ही वो कोल्ड फूड अंदर स्टमक में जाएगा थोड़ी देर तो मज़ा आएगा, लेकिन फिर वार्म हो जाएगा तो क्या होगा, थ्रोन अप बाहर हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक विथ बर्निंग एक्सटेंडिंग टू थ्रोट एंड बोवेल्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग टू मच सॉल्ट, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस के क्लिनिकल इंडिकेशन है। माइंड एक्साइटेबिलिटी इवन टू एक्सटेसी एंड क्लेरवोयंस, द माइंड में बी ओवर एक्टिव और मे बी एक्सट्रीमली पैसिव विथ लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब या तो ओवर एक्टिव होगा, मतलब आपको पता होगा कि फॉस्फोरस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइवली कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग तो वर्ड यूज़ करते हैं सोशल बटरफ्लाई,
मतलब कि वो एकदम एक्साइटेड पर्सन है, एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सट्रीमली पैसिव नेचर भी है उसका। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। एक्सट्रीमली पैसिव विथ लॉस ऑफ मेमोरी, अटैक्स ऑफ इंडाइजेशन फ्रॉम फियर। देखो अभी बहुत सारे मेंटल सिम्टम है, लेकिन हम पेप्टिक अल्सर के थेराप्यूटिक में फॉस्फोरस लिख रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे सिम्टम मुझे मिलते हैं जो माइंड के साथ साथ उस पैथोलॉजी को भी कनेक्ट करते हैं, तो मैं वो सिम्टम यहाँ पे लिख रही हूँ। अटैक्स ऑफ इंडाइजेशन फ्रॉम फियर। किस तरह का फियर? फियर इन इवनिंग, फियर ऑफ स्ट्रेंज ओल्ड फेसेस लुकिंग एट हिम फ्रॉम कॉर्नर। उसको ऐसा लगता है अगर घर में उसको अकेला छोड़ के उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स है अगर वो बाहर घूमने चले गए और वो फॉस्फोरस अकेला रह गया घर में, तो फिर उसको बहुत डर लगेगा कि यार घर के कोने कोने में से कोई मुझे देख रहा है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे कुछ कर देगा। तो ऐसा फियर उसको रहता है। ठीक है, हिज फियर सीम्स टू बिगिन एट द पीट ऑफ द स्टमक। मतलब कि ये ऐसा मतलब लिटरली मत लेना कि पेट में कोई ऐसा ब्रेन होगा और उसको एंजाइटी होगी, नहीं। लेकिन उसको इतना फियर हो जाता है कि उसको पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोग होते हैं ना जिनको एंजाइटी में एग्ज़ाम्स में उसको एब्डोमेन में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, तो ये उस तरह का सिम्टम है। ठीक है, हिज फियर सीम्स टू बिगिन एट द पेट ऑफ द स्टमक। और भी एक मेडिसिन है, आई थिंक काली काब में ऐसा सिम्टम है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और 2-3 मेडिसिन में ऐसा है कि उसको एंजाइटी पीट ऑफ स्टमक है, या फिर आप रेपर्टरी में भी देख सकते हैं एंजाइटी एट पीट ऑफ स्टमक, और उसमें मेडिसिन है। आपको अगर कंपेयर करना अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो टोल स्लेंडर पर्सन ऑफ सैंगवाइन टेम्परामेंट, बहुत ही अच्छा लाइवली पर्सन है इसलिए सैंगवाइन। फेयर स्किन, ब्लॉन्ड, रेड हेयर, लाइवली परसेप्शन एंड सेंसिटिव नेचर। ये तो आप सबको पता ही है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली आर इंक्लाइंड टू स्टूप। स्टूपिंग वाला सिम्टम फॉस्फोरस में भी है और एज वेल एज सल्फर में भी है। क्लोरोसिस, टोल स्लेंडर, थाइसिकल पेशेंट। थाइसिकल पेशेंट मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बाय बर्थ ही उसको रहेगी, क्योंकि इसका डायथेसिस है ट्यूबरक्युलर। 2 डायथेसिस है इसमें, ट्यूबरक्युलर डायथेसिस एंड हेमरेजिक डायथेसिस। ठीक है, डिस्पोज्ड टू स्टूप, ये तो हमने देख लिया। हेमरेजिक डायथेसिस, स्लाइट वाउंड ब्लीड प्रोफ्यूसली। तो ये वाउंड ब्लीड प्रोफ्यूसली ये हम पेप्टिक अल्सर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला सिम्टम, अल्सर्स ब्लीड प्रोफ्यूसली। ठीक है, मोडालिटी है एग्रावेशन लाइंग ऑन लेफ्ट और पेनफुल साइड। लेफ्ट वाला सिम्टम आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड में अगर वो लाई करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। थंडरस्टॉर्म, वेदर चेंजेस आइदर हॉट और कोल्ड। अभी थंडरस्टॉर्म वाला सिम्टम तो रोडोडेंड्रोन में भी है, लेकिन उसमें बहुत मार्क्ड है। मैंने बताया ना कि मटर अमेरिका में यही खेल है, इंटेंसिटी, सिम्टम की इंटेंसिटी। तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन मार्क्ड सिम्टम वो रोडोडेंड्रोन में है। ठीक है, एमेलियोरेशन है लाइंग ऑन राइट साइड, ऑफकोर्स अगर उसको लेफ्ट में एग्रावेशन है तो राइट में एमेलियोरेशन होगा। एंड डार्क फ्रॉम कोल्ड फूड, कोल्ड वाटर अंटिल इट गेट्स वार्म। अब ये सिम्टम तो आपको कोई नींद में भी पूछे ना तो भी आना चाहिए। ठीक है, और अभी लास्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। देखते हैं क्या है। क्लिनिकल इंडिकेशन, कैन नॉट बियर द साइट और स्मेल ऑफ फूड। इम्पोर्टेंट सिम्टम, नोट इट डाउन। ठीक है, स्मेल और इवन कुछ जगह पे फूड बन रहे होंगे तो उसको पसंद ही नहीं है। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा बेसिकली उसको अगर स्मेल आएगी तो भी। नोजिया वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग और ड्रिंक। ग्रेट थर्स्ट, ड्रिंक मच बट लिटल एट अ टाइम। अब देखो अगर कोई थर्स्ट और एपेटाइट के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किसी मेडिसिन में होंगे तो हमें ये लिखने हैं, क्योंकि हम पेप्टिक अल्सर के थेरेपेटिक्स लिख रहे हैं। तो थर्स्ट और एपेटाइट डिजीज कंडीशन में चेंज हो सकते हैं, तो उसमें हमें किसी की अगर कैरेक्टरिस्टिक थर्स्ट और एपेटाइट है तो वो हमें लिखना है। ठीक है, ग्रेट थर्स्ट, ड्रिंक मच बट लिटल एट अ टाइम। बर्निंग पेन, अभी देखो बर्निंग पेन तो हर मेडिसिन में है, हमने देखा, लेकिन बर्निंग कुछ मेडिसिन में प्रोमिनेंट है, एक तो फॉस्फोरस में और ये एक आर्सेनिक में। बर्निंग का ट्रायो कौन सा है? सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तो इसीलिए आर्सेनिक में आएगा बर्निंग पेन।
इवन हमने जो एक अगला वीडियो देखा था ना ब्रोंकिएक्टासिस के थेराप्यूटिक्स, उसमें भी आर्सेनिक थी, तो उसमें भी चेस्ट सिम्टम में बर्निंग पेन था। मतलब कि ये उसका जनरल सिम्टम है, कोई भी जगह पे प्रॉब्लम होगी बर्निंग तो होगी ही होगी। हार्ट बर्न, गल्पिंग अप ऑफ एसिड एंड बिटर सब्सटेंस, मतलब कि ऐसे ऊपर आ रहे होंगे ऐसा लगता है उसको, एसिड और ये बिटर सब्सटेंस ऐसे पेट में से ऊपर गले तक आ रहे हैं, ठीक है। इल इफेक्ट ऑफ वेजिटेबल डाइट, मेलन्स एंड वाटरी फ्रूट्स जनरली, जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं ना, वो तरबूज और शक्करटेटी, और आई थिंक अभी तो समर चल रहा है तो वाटरी फ्रूट्स बहुत लोग खाते ही होंगे, तो बस वही वाटरी फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट से उसको प्रॉब्लम है। गैस्ट्रल्जिया फ्रॉम स्लाइटेस्ट फूड और ड्रिंक, टेरिबल फियर एंड डिस्पनिया विथ गैस्ट्रल्जिया। देखो ये डिस्पनिया वाला सिम्टम इसमें ही है, मतलब गैस्ट्रिक सिम्टम के साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ गई है और डिस्पनिया तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये फियर वाली रेमेडी है ना, तो फियर में तो ऐसा ही होता है, उसको डिस्पनिया होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माइंड देखे तो एंजाइटी, देखो दो तीन यहाँ पे 3 वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, एक तो पहला ये एंजाइटी, दूसरा रेस्टलेसनेस और तीसरा प्रोस्ट्रेशन। तो कैसे एंजाइटी की स्टेट रेस्टलेसनेस में आती है और फिर वो आगे बढ़ के प्रोस्ट्रेशन होती है, ये एक पूरी प्रोसेस समझाई है कैंट ने। द एंजाइटी दैट इज़ फाउंड इन आर्सेनिक इज़ इंटरमिगल्ड विथ फियर, विथ इम्पल्सिस, विथ सुसाइडल इंक्लिनेशन, विथ सडन फ्रैक्शन, विथ मेनिया। मतलब इतनी एंजाइटी है कि वो फियर में, इम्पल्सिस में, सुसाइड तक भी पहुंच जाएगी, इतनी एंजाइटी है। और फिर वो एंजाइटी टेक्स फॉर्म इन रेस्टलेसनेस इन विच ही कॉन्स्टेंटली मूव्स, मतलब कि स्टार्टिंग का फेज़ ये होगा कि एंजाइटी में रेस्टलेसनेस होगी और वो मूविंग करना स्टार्ट करेगी। आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी यह सिम्टम था ना, लेकिन आर्जेंटम बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग करता है, ये इतना ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। रेस्टलेसनेस है वो कॉन्स्टेंटली मूव करना तो स्टार्ट कर देगा, लेकिन थोड़ी देर में ऐसी स्टेट आ जाएगी कि वो हिल भी नहीं पाएगा, और उस स्टेट को कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। दिस स्टेट प्रिवेल्स इन ऑल डिजीज इंटरमिगल्ड विथ प्रोस्ट्रेशन। और फिर इतना होगा कि फिर उसकी रेस्टलेसनेस जो है वो माइंड में ही रह जाएगी, फिजिकली वो एकदम प्रोस्ट्रेटेड हो जाएगा। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, प्रोस्ट्रेशन, बर्निंग एंड कैडावरिक ओडर, अगर ये कॉम्बो आपको एक पेशेंट में मिलता है तो भैया आप उसको 100% आर्सेनिक दे सकते हैं। मोडालिटी देखें तो एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, ओके, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड फूड व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, एमेलियोरेशन फ्रॉम हीट इन जनरल। दो इसमें बर्निंग पेन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसको हीट से ही एमेलियोरेशन होगा, और ये रिवर्स है सिकल कोर मेडिसिन का, क्योंकि उसको हीट से प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट हेड एक विच टेम्पररीली रिलीव्ड बाय कोल्ड, ये देखो ये पेप्टिक अल्सर के नज़रिए से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन होता है तो सब सिम्टम देखने होते हैं। तो हीट सिम्टम, सब हीट जो है वो पूरे के पूरे सिम्टम को एमेलियोरेट करेगी, एक्सेप्ट हेड के सिम्टम, जहाँ पे कोल्ड से एमेलियोरेशन होगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के पेप्टिक अल्सर के थेराप्यूटिक्स की 9 मेडिसिन हमने देखी है। इसके अलावा भी अगर कोई मेडिसिन आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं ट्राई करूँगी कि उसके इंडिकेशंस लिख के फिर वीडियो बना के प्रेजेंट करूँ, और अगला कौन से टॉपिक पे आपको थेराप्यूटिक्स चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।